बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर कोई अभिनेता दोस्ती की परिभाषा को चरितार्थ करता है तो वह है एक्टर और डायरेक्टर दीपक तिजोरी। अपने करियर में उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया है, जिनमें उन्होंने एक सच्चे और वफादार दोस्त की भूमिका निभाकर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। अबे फाइटर, बाप क्या बोल रहा है सुन ले, वरना बहुत मार खाएगा तू। हीरो बनने के सपने के साथ इंडस्ट्री में कदम रखने वाले दीपक को ज्यादातर सपोर्टिंग रोल ही मिले, लेकिन इसके बावजूद उनका स्क्रीन प्रेजेंस किसी हीरो से कम नहीं था। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगीं, लेकिन डायरेक्शन में भी उन्हें कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई। दर्द सहेंगे, कुछ न कहेंगे, चुप ही रहेंगे हम प्यार में तेरे। दीपक तिजोरी का जन्म 28 अगस्त 1961 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता गुजराती वैष्णव थे और मां पारसी थीं। सरनेम तिजोरी दीपक के परदादा से जुड़ा है, जिन्होंने भारत की पहली मॉडर्न तिजोरी बनवाई थी। उनकी मां को डांस करना बहुत पसंद था और रेडियो पर काम करती थीं। दीपक उन्हें अपनी प्रेरणा मानते हैं। दीपक ने मुंबई के नरसी मोहनजी कॉलेज से पढ़ाई की। आपको देखकर छा गया क्या सुरूर। जहां पर परेश रावल इनके सीनियर तो आमिर खान जूनियर थे। दीपक ने साल 1990 में आई फिल्म आशिकी से बॉलीवुड में डेब्यू किया। फरेब और टॉम, डिक एंड हैरी जैसी फिल्मों का निर्देशन भी कर चुके हैं। हिंदी सिनेमा के अलावा दीपक ने गुजराती फिल्मों में भी काम किया है। बतौर हीरो इन्होंने सिर्फ 1993 में आई फिल्म पहला नशा की, लेकिन यह फिल्म भी फ्लॉप रही। बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू। दीपक के फिल्मी करियर में 20 से ज्यादा फिल्में फ्लॉप रहीं। दीपक तिजोरी का बचपन बेहद गरीबी में बीता। आर्थिक तंगी के चलते उन्हें अक्सर एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होना पड़ता था। मैं यहाँ का चैंपियन हूँ, यहाँ का कोई भी लोकल लौंडा मुझे नहीं हरा सकता, समझे? दरअसल उनके पिता को जो घर मिला था किसी कारणवश छोड़ना पड़ा। उनकी मां पारसी थीं, इसलिए कई सालों तक वे पारसी कॉलोनी में रहे, लेकिन वहां भी उन्हें कोई बड़ा मकान नहीं मिला, बल्कि एक छोटा सा कमरा दिया गया जो खैरात में दिया जाता था। उस छोटे से कमरे में भी 9 से 10 लोग एक साथ रहते फाइटर, थे। बाप क्या बोल रहा है सुन ले, वरना बहुत मार खाएगा तू। दीपक की जिंदगी में कई बार ऐसे हालात आए जब परिवार के पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे और उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था। ओ लैला हम तुम पे दिल जान से मरता है, बन के आशिक हम पीछे पीछे। कई बार दीपक को अपने कजिन से मांगकर कपड़े पहनने पड़े। दीपक के परदादा और दादा महसाणा के रहने वाले थे। उनका मूल सरनेम तिजोरी वाला था। पारसी कॉलोनी के बाद दीपक जुहू के एक इलाके में रहने आ गए। ओह गॉड, मार दी ना सिक्सर, हो गई टेस्ट मैच खत्म। हाँ मुझे मालूम था। चल वहां की दुनिया चकाचौंध से भरी थी। आसपास कई फिल्मों की शूटिंग होती थी और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार्स के घर भी वहीं थे। दौलत नहीं रही तो क्या हुआ, तुम्हारा बेटा अभी भी जिंदा है। अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। दीपक कभी कभी वहां घूमने चले जाते थे, लेकिन उन्हें पता था कि वो एक गरीब परिवार से आते हैं, जहां कभी कभी खाने के भी पैसे नहीं होते थे। इसलिए उन्हें लगता था कि इस फिल्मी दुनिया में आना उनके लिए बहुत मुश्किल है। कॉलेज में उनके कई दोस्त थिएटर करते थे। तुमसे बिछड़ के लगने लगा है। वे दीपक को भी थिएटर में आने के लिए कहते थे। बॉलीवुड ठिकाना से बातचीत में दीपक ने बताया कि उनके सीनियर्स में परेश रावल और फिरोज खान अब्बास थे। आमिर खान और शर्मन जोशी उनके जूनियर थे। आशुतोष गोवारिकर बगल के कॉलेज में पढ़ते थे। सभी ने साथ मिलकर कॉलेज के नाटकों में काम किया। धीरे धीरे दीपक को महसूस होने लगा कि उन्हें एक्टिंग करना पसंद है। खुद को क्या समझती है, इतना अकड़ती है कॉलेज। उनके कॉलेज में कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम ज्यादा होते थे। शुरुआत में उन्होंने डांस किया, फिर ड्रामा करने लगे। तभी उन्हें लगा कि फिल्मों में भी काम करना चाहिए। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे। दीपक के मुताबिक जब उन्होंने पहली बार कोई ड्रामा किया तो उनकी मां बहुत खुश हुई थी। यही वजह थी कि उन्होंने फिल्मों में जाने का फैसला किया। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत। जब दीपक कॉलेज में नाटकों में हिस्सा लेते थे
तो हर कोई उनकी एक्टिंग की तारीफ करता था। उन्हें लगने लगा था कि जैसे ही कॉलेज खत्म होगा उन्हें तुरंत फिल्मों में काम मिल जाएगा अब तेरे बिन जी लेंगे हम। और वे जल्द ही बॉलीवुड के सुपरस्टार बन जाएंगे। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। इसी इंटरव्यू में दीपक ने बताया, कई लोगों ने उन्हें एक्टिंग स्कूल जाकर सीखने की सलाह दी। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि उन्होंने थिएटर में काफी काम किया है, दर्द सहेंगे कुछ न कहेंगे चुप ही रहेंगे हम प्यार में तेरे। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। बार बार रिजेक्शन मिलने के बाद उन्हें समझ आया कि सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए एक्टिंग स्कूल का सर्टिफिकेट भी जरूरी माना जाता है। भले ही दीपक कॉलेज में पढ़ाई के साथ ही फिल्मों में काम पाने की कोशिश कर रहे थे। देख, सच्ची बात तो ये है कि अपने को किसी न किसी को तो भाड़ा देने का ही है, है कि नहीं? तो अपने दोस्तों लेकिन उनके घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा। उनके पिताजी की आमदनी भी बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए घर की पूरी जिम्मेदारी महज 16 साल की उम्र में ही बड़े भाई के कंधों पर आ गई थी। ऐसे हालात में अपने भाई का बोझ कम करने के लिए दीपक ने भी बांद्रा के होटल सी रॉक में फ्रंट ऑफिस की नाइट ड्यूटी करनी शुरू कर दी। उन्होंने वहां करीब 1 साल तक काम किया। कॉलेज में पढ़ाई के बाद वे दिन में फिल्म इंडस्ट्री में काम पाने के लिए प्रोड्यूसरों के ऑफिस के चक्कर लगाते और फिर रात में नौकरी करते थे ताकि घर खर्च भी चल सके। दीपक बताते हैं कि डांस अच्छा करता था। उस वक्त गोविंदा आए थे तो मुझे लगा कि मैं उनसे बेहतर डांस कर सकता हूं। उस समय एक फिल्म आ रही थी, कौन करे कुर्बानी। मुझे बताया गया कि इस फिल्म की कास्टिंग चल रही है तो मैं भी वहां चला गया। वहां हमें गोविंदा के पीछे डांस करना था। उस गाने के असिस्टेंट कोरियोग्राफर गणेश आचार्य थे। अमर के होते हुए आदमी तो क्या, एक चिड़िया भी अपना घोंसला छोड़कर नहीं जाएगी। हमने डांस किया भी, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो मैं उसमें कहीं नजर ही नहीं आया। दीपक का सफर आसान नहीं था। उन्होंने सिनेब्लिट्स मैगजीन में एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी काम किया। 535 रुपए, ओके? राहुल यार, तुझे इतनी बार बोला, दोस्ती में हिसाब नहीं किया करते। तुझे और चाहिए और ले ले। नहीं, इतने ही काफी। किसी पत्रिका में काम करने के बजाय उन्होंने एक विज्ञापन कंपनी के लिए काम किया। जब दीपक वहां गए तो एजेंसी के लोगों और खासकर अलकाबेन और भरत दाभोलकर को लगा कि यह लड़का तो मॉडलिंग भी कर सकता है। ऐसे में उन्होंने एक दिन दीपक से पूछ ही लिया कि क्या वह मॉडलिंग में काम करना चाहेंगे। दीपक की माने तो वह हमेशा से ही इस दुनिया में आना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने हाँ कर दी और फिर यहीं से उनके मॉडलिंग करियर की शुरुआत हो गई। बताऊं क्यों? क्योंकि वो कोठे पर जिस्म बेचने वाली एक औरत है और वो लोग कभी मेरी शादी उससे होने नहीं देंगे। रवि, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उसे जाके वहां से खरीद के ले आऊं। मॉडलिंग करते हुए एहसास हुआ कि अब कोई और काम मुमकिन नहीं। एजेंसी से एजेंसी भटकना पड़ता था, लेकिन दिल को यही मंजूर था। अरे लड़की वड़की का चक्कर छोड़ना यार, अगर इसकी किस्मत में लड़की होगी ना तो अपने आप टपक जाएगी। क्या ये ऊपर वाला है ना, सबका प्रोग्राम फिट करके रखता है पहले से। दीपक की फिल्म इंडस्ट्री में कोई पहचान नहीं थी। बिना किसी गॉडफादर के उन्होंने यहां कदम रखा, जिससे शुरुआत में बेहद मुश्किल आई। कई बार एक रोल के लिए उन्हें डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन फिर भी काम नहीं मिलता। कई बार उनके मन में आता कि सब कुछ छोड़कर कोई नौकरी कर लें। दीपक ने बताया, संघर्ष के दौर में दिन में ही तारे दिखने लगते थे, क्योंकि ये दुनिया बिल्कुल अलग थी। यहां टिक पाएंगे या नहीं, इसका अंदाजा तभी लगता है जब आप पहला कदम रखते हैं। मैं यहाँ का चैंपियन हूँ। यहाँ का कोई भी लोकल लौंडा मुझे नहीं हरा सकता, समझे? और हाँ, इस साल भी ये रेस मैं ही जीतूंगा। लेकिन मुश्किल ये थी कि पहला कदम रखा कैसे जाए, क्योंकि जगह ही नहीं मिलती। उन्होंने कई सफल कलाकारों के संघर्ष पढ़े और तय किया कि अगर उन्होंने छोटे रोल से शुरुआत की थी तो मैं भी करूंगा। हालांकि मां इससे खुश नहीं थीं। उन्हें लगता था कि फिल्म इंडस्ट्री मेरे लिए सही नहीं है। वह हमेशा कहती थीं कि पढ़ाई पूरी करो, डिग्री लो, लेकिन पिता कहते थे, अगर एक्टिंग ही करनी थी तो पढ़ाई पर इतना खर्च क्यों किया। एक फोन आया और मिल गई फिल्म आशिकी। कई साल स्ट्रगल के बावजूद दीपक को कोई काम नहीं मिल रहा था। वह टूट चुके थे। तभी एक दिन अचानक उन्हें एक कॉल आया। फोन पर अवतार गिल थे। उन्होंने कहा,
महेश भट्ट फिल्म आशिकी में लीड एक्टर के दोस्त के रोल के लिए कास्टिंग कर रहे हैं, जाकर मिल लो। दीपक तुरंत महेश भट्ट से मिलने पहुंचे। भट्ट साहब ने सीधा सवाल किया, अब तक क्या क्या किया है? बस एक सनम चाहिए आशिकी के फिर दीपक ने जब ऑडिशन दिया तो उन्हें फिल्म में एक रोल मिल गया। हालांकि जब उन्हें रोल ऑफर हुआ तो उन्होंने उदास होकर कहा, ठीक है, कर लूंगा। यह सुनकर भट्ट साहब नाराज हो गए और पूछा कि तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? दीपक ने तुरंत उनसे कहा, क्या आप मुझे थोड़ा एक्टर बना देंगे? इस पर महेश भट्ट ने भरोसा दिलाया कि जो रोल मैं दे रहा हूं वो छोटा नहीं है, और वो बात सच साबित हुई। अच्छा, इसे मिलाकर मुझे तुझे देने हैं 26,535 रुपए। ओके राहुल यार, तुझे इतनी बार बोला, दोस्ती में हिसाब नहीं किया करते। तुझे और चाहिए